दिल्ली और मुंबई के बीच में मेरे को तो उसी समय लग गया था कि दिल्ली ये मैच हार रही है, क्योंकि दिल्ली की टीम से 2 प्लेयर बाहर हो गए। अब आप कहेंगे 2 कौन सा प्लेयर बाहर हो गए, एक तो अक्षर पटेल था। तो भाई अक्षर पटेल 2 प्लेयरों के बराबर हुई है। फाफ डू प्लेसिस ने खुद बताया कि एक तो बॉलिंग उसकी लाजवाब है, दूसरी उसकी बैटिंग लाजवाब है, और इन चीज़ों को मैनेज करना दिल्ली के लिए बहुत नामुमकिन था। खैर, मुंबई इंडियंस बैटिंग करने आए और उस पिच पर बैटिंग चालू हो रही थी जहां पर बैटिंग करना बहुत टफ कंडीशंस था, मतलब बॉल बहुत ज़्यादा स्पिन कर रही थी। और वहां पर जैसे तैसे मुंबई इंडियंस लगभग 18 ओवर में लग रहा था कि मतलब वो मुंबई इंडियंस 140-45 रन तक ही सिमट जाएगी 18 ओवर तक, इस तरीके से लग रहा था। वहीं 19वें ओवर की अगर बात करेंगे तो 19वें ओवर में जिस तरीके से नमन धीर ने बैटिंग की है और 20वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग की है, वो बहुत चीज़ हैरान करने वाला था। वो खास करके दिल्ली की बॉलिंग को लेकर के जिस तरीके से मुकेश कुमार की कुटाई हुई है 19वें ओवर में और 20वें ओवर में चमीरा की कुटाई हुई है, वो यार बहुत फ्रस्ट्रेशन था। और लगभग खैर एक सम्मानजनक टोटल तक मुंबई इंडियंस पहुंच जाती है 180 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब बारी आती है दिल्ली कैपिटल्स की। एक तो पहले प्लेयर कम, दूसरा फाफ डू प्लेसिस जो खास कर नहीं पा रहे कुछ दिनों से मैच में, तो कुछ उनका योगदान ही नहीं है। 3, 5, 6 इस तरीके का लास्ट का 3 इनिंग है फाफ डू प्लेसिस का। खैर, फाफ डू प्लेसिस जल्दी आउट हो जाता है। उसके बाद कम से कम केएल राहुल को या फिर अभिषेक पोरेल वगैरह को, इन लोगों को टिक करके खेलना चाहिए था, लेकिन ये लोग टिके नहीं। अभिषेक पोरेल का एक कंट्रोवर्शियल रनआउट का डिसीजन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट ने एम्पायर को, खिलाड़ियों को पैसा खिलाया है, इस वजह से अभिषेक पोरेल को आउट दिया गया है। वो अभिषेक पोरेल जिस तरीके से आशुतोष शर्मा स्टंप होते हैं, आशुतोष का पैर ग्राउंड पे टच था तो नॉट आउट दिया जाता है, लेकिन वही अभिषेक पोरेल का भी सेम वही कंडीशन में उसको आउट दिया जाता है। जबकि अभिषेक पोरेल क्या कर सकता है वो उसने पिछले मैच में भी बताया था कि वो किस स्तर का बल्लेबाजी करता है अभिषेक पोरेल। खैर, ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। उसके बाद कई ऐसी चीज़ें और भी थी जिसमें लगा कि दिल्ली कैपिटल्स वाकई यार नहीं जीत पा रही है। वो दिल्ली कैपिटल्स जो शुरू के 4 मैचेस में चारों के चारों जीत जाती है, और वो मुंबई इंडियंस जो शुरू के 5 मैचेस में से मात्र 1 मैच जीतती है, और लास्ट के 9 मैच में से 8 मैच जीतने वाली मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर जाती है। और शुरू के 4 मैचों में 4 मैच जीतने के बाद दिल्ली कैपिटल्स इस आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाती है। यार बहुत सोचने वाली बात थी, बहुत अजीब लग रहा था। वो मुंबई इंडियंस जो लगभग 18 ओवर तक ऐसा लगा कि 20 ओवर में वे 145-150 रन बनेगा, जो कि आराम से दिल्ली कैपिटल्स चेस कर लेगी। वहाँ पर मुंबई इंडियंस 180 रन बना जाती है, और उसमें सबसे जो खतरनाक बैटिंग की है सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने। यार जिस तरीके से बैटिंग की है सूर्य कुमार यादव और नमन धीर ने, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। सूर्य कुमार यादव 43 गेंदों पर 73 रन, जिसमें 4 तोड़ू फोड़ू छक्के, 7 चौके। उसके अलावा नमन धीर 8 गेंदों पर 24 रन, जिसमें 2 चौका 2 छक्का। यार गजब की बैटिंग थी नमन धीर। 6-6 12, 4 16, 4 20 रन, 24 रन में से 20 रन केवल छक्के चौके से नमन धीर बनाया। वो नमन धीर जिसका कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, वो 8 गेंदों पर 300 की स्ट्राइक रेट से 24 रन बना करके चले जाता है और एक सम्मानजनक टोटल दे देता है। अब दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग की बारी आती तो दिल्ली कैपिटल्स को ये जो 180 रन था ये 16 ओवर में बनाना था, क्योंकि 4 ओवर तो बुमराह का, उसमें तो रन बनने से रहा, रन भी नहीं बनेगा, विकेट तो अलग से जाएगा, और होता भी वही है। और दिल्ली कैपिटल्स के साथ वही दुर्दशा होती है। बुमराह का जो 4 ओवर होता है, 4 ओवर में यार क्या बॉलिंग किया है, 3 ओवर 2 बॉल, पूरा 4 ओवर का कोटा भी नहीं कर पाया बुमराह। 3 ओवर 2 बॉल में 12 रन और 3 विकेट, मतलब यार गजब की बॉलिंग है बुमराह। सामने वाली टीम ये मान करके चलती है कि अगर बुमराह है तो हमें उसका जो कोटा है 4 ओवर का वो हटा ही देना है, कि वो 4 ओवर में तो कुछ भी नहीं बनेगा। अब एक तो बुमराह, दूसरा सेंटनर भी पहुंच गया। यार सेंटनर की गेंद घूम रही है, गजब की यार, इतनी कौन गेंद टर्न करवाता है। सेंटनर की गेंद किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी, यहाँ तक कि आशुतोष शर्मा की भी पल्ले ही वो गेंद नहीं पड़ी है। और उस सेंटनर के चौथे ओवर में 2 विकेट गिरता है, और वो पूरा मैच का टर्निंग पॉइंट था, जिसमें आशुतोष शर्मा जो इम्पोर्टेंट प्लेयर था, उसमें समीर रिजवी का भी विकेट गिर जाता है। और ये दिल्ली के लिए बहुत
बहुत मतलब टफेस्ट कंडीशन हो जाता है कि यार मतलब इस तरीके से विकेट गिर रहा है। खैर मिचेल सेंटनर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मिचेल सेंटनर की अगर बात करेंगे तो 4 ओवर में 11 रन 3 विकेट, 4 ओवर में मात्र 11 रन दिया, 3 विकेट लिया। खैर मैंने पहले पुराने वीडियो में बताया था, प्रिडिक्शन किया था कि इस मैच को दिल्ली और मुंबई के मैच जो है इसमें मुंबई इंडियंस ही मैच को जीतेगी और होता भी ऐसा ही, मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर जाती है। खैर अभी मुंबई पूरे टेबल में चौथे नंबर पर है और अभी उसके पास चांस है कि वो लगभग सेकंड पोजीशन तक जा सकती है, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि जो बाकी की शुरू की टॉप टीम है जिसमें गुजरात, आरसीबी और पंजाब, अब ये कैसा अपने अगले मैचों में परफॉर्मेंस करती है। अगर ये अपने मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, क्योंकि इनके पास अभी 2-2 मैच खेलने का है, मुंबई के पास केवल 1 मैच बचा हुआ है, तो अगर ये लोग अपने अपने अच्छे मैचों में परफॉर्म कर लेती है तो ये टेबल टॉपर ही रह जाएंगे, मुंबई चौथे नंबर पर रह जाएगी। और अगर इसमें से कोई भी टीम थोड़ी सी भी लड़खड़ाती है तो वो चौथे नंबर पर आएगी। और आईपीएल का अभी तक का इतिहास है कि जो टेबल फर्स्ट और सेकंड की जो टॉप 2 टीमें होती है वही आईपीएल का खिताब जीतती है। इस वजह से मुंबई को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगर तीसरे चौथे पे अपने लीग को ख़त्म करती है तो थोड़ा सा टफेस्ट होगा। खैर मुंबई इंडियंस से कुछ भी हो सकता है, जिस तरीके से लास्ट के 9 मैचों में 8 मैच जीत सकती है तो कुछ भी हो सकता है मुंबई इंडियंस। नथिंग इज पॉसिबल, ओनली फॉर पॉसिबल इम्पॉसिबल, सब जो समझ में आए वो समझो, लेकिन मुंबई इंडियंस चाहिए, गजब की है। खैर उधर नीता अंबानी ने भी 6 का टारगेट दे दिया है कि 6ठा लोड हो रहा है, 6ठा आईपीएल का जो ट्रॉफी है वो लोड हो रहा है। अब देखना है वो कैसे लोड होता है, किस तरीके से लोड होता है। लोड तो होगा लेकिन कैसे लोड होगा और किस तरीके से लोड होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, खैर आप क्या सोचते हैं कल के अभिषेक पोरल के रनआउट के डिसीजन को लेकर के आपका क्या ख्याल है वो आप बता सकते हैं।